नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 7 क्लास 12th मैथमेटिक्स इंटीग्रल्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसा कि आपको पता ही है। तो इसका ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं एक एक चीज़ को ध्यान से हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको इंटीग्रल में कोई भी दिक्कत ना हो। तो जो आपका पहला इसमें फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर होगा x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। और c क्या होता है यहाँ पर आपका इंटीग्रल कांस्टेंट। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं। मैं बताऊंगा कि आपको ये c यहाँ पर हम क्यों लिखते हैं, ठीक है ना। और n यहाँ पर आपका कभी भी -1 के बराबर नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम इसकी हेल्प से कुछ सिंपल से इंटीग्रल को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे इंटीग्रेशन dx, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 1 इंटू dx। जैसे कि आपको पता ही है कि अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वो उतना ही ना रहता है, ठीक है ना। तो देखिए अब आप 1 को क्या लिख सकते थे, x की पावर 0 इंटू dx, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखा कंपेयर किया जाए तो n कितना मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। तो ये फॉर्मूला इसका आंसर क्या देगा, x टू दी पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1 प्लस c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें हम तो ये बन जाएगा आपका x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस c, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा उसका आंसर, x प्लस सी, वेयर x इज़ द इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर x आपका, c क्या होगा आपका, c होगा आपका इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक हो गया। अब अगला देखिए फॉर्मूला नंबर 3, यहाँ पर हम सीखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1 इंटू dx। फिर से हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर n कितना आपका कंपेयर करने से 1 मिल रहा है आपको, तो ये होगा आपका x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या जाएगा आपका x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c, वेयर c इज अगेन अ इंटीग्रल कांस्टेंट। तो आपने देखा कि x से dx का आंसर क्या आ गया आपका, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ऐसे ही आप बहुत सारे इंटीग्रल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। जैसे आपने अगला देखा, आपने क्या सॉल्व किया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखिए इसको लिख लेंगे आप इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये आपका बन जाएगा x टू दी पावर n, यहाँ पर आपका 2 है तो 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस c। इसको जरा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 3 ओवर 3 प्लस c। तो ऐसे आप इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और एडवांस में बढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx, इसको आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते होंगे कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे, रूट लिखें या x टू दी पावर 1 अपॉन 2 लिखें, बात एक ही है, ठीक है ना। तो देख पा रहे होंगे आप, कंपेयर करने में आपको पावर क्या मिल रही है, यहाँ पर n आपको मिल रहा है हाफ। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला था हमारे पास, क्या होता है उसका आंसर, x टू दी पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज अ इंटीग्रल कांस्टेंट। तो यहाँ पर जब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, x टू दी पावर 1 बाई 2 n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। तो इसको सब हम सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा आपका ये x टू दी पावर 3 बाई 2, क्योंकि हाफ में 1 ऐड करेंगे तो 3 बाई 2 हो जाएगा, और नीचे भी आपका 3 बाई 2 हो जाएगा प्लस c। इसको आप ऊपर ले आएंगे तो ये आपका बन जाएगा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ से, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx इज इक्वल टू, ये आपका ऊपर जब आएगा तो इसको हम ऐसा लिख देंगे 2 अपॉन 3 x टू दी पावर 3 बाई 2 प्लस c। ये 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये भी आपका
कुछ ऐसे निकाल लिया हमने इसको कोई, तो समझ पा रहे होंगे कि आप जो पहला फॉर्मूला लिखाया मैंने वो आपका कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक। आइए एक और समझते हैं इंटीग्रल इसी की हेल्प से। इंटीग्रेशन, अभी रूट जो होगा आपका कुछ ऐसे लिखा जाएगा, माना ऐसे लिखा हो dx ओवर या dx अपॉन रूट ऑफ x। इसको हम कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो देखिए इसको भी कुछ ऐसे ही किया जाएगा। इसको आप लिख लेंगे dx में, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रूट का मतलब क्या होता है, हम उसको लिख सकते हैं x टू दी होल पावर हाफ। अब जब आपने एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा ही होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि a टू दी पावर 1 अपॉन a टू दी पावर n को हम लिख सकते हैं a टू दी पावर माइनस n। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना। तो इस फॉर्मूले को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये पावर आपके ऊपर आके क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन x टू दी पावर -1/2 dx। फिर से हम उसी फॉर्मूले को लिखेंगे, ये आपका n यहाँ पर कितना है -1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x टू दी पावर n प्लस 1, यानी कि -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, हाफ है आपका ये, और माइनस हाफ और 1 को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका हाफ। तो x टू दी पावर हाफ ओवर हाफ प्लस c, इस 2 को ऊपर ले जाइए। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू 2 आपका ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, dx ओवर रूट x का इंटीग्रल भी सॉल्व कर सकते हैं। सातवां देखिए कि सातवां इंटीग्रल आपका किस फॉर्म का हो सकता है, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1/3 dx। इसको कैसे करेंगे? ठीक है, अभी मैं बिल्कुल बेसिक से काम कर रहा हूँ, तो आराम से देखिएगा इसको, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा कि हम इस फॉर्मूले को कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और खुद से भी कुछ एग्जांपल लेके ट्राई करिएगा। उससे आपके कॉन्सेप्ट में अच्छी पकड़ बनेगी और आपको इंटीग्रेशन करने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर n क्या है आपका 1/3 है, तो क्या कर लेंगे हम, x टू दी पावर 1/3 प्लस 1 ओवर 1/3 प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज अ इंटीग्रल कांस्टेंट। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या बन जाएगा, ये x टू दी पावर आपका 3 एलसीएम आएगा यहाँ पर, तो ये जाएगा 3 × 3 यानी कि 1 + 3/4। तो इसको लिख सकते हैं आप 4/3। तो ऐसे ही आपका डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा 4/3 आएगा जब इनको ऐड करेंगे, प्लस c। ये आपका ऊपर जब चले जाएगा तो ये जाएगा 3/4 x टू दी पावर 4/3 प्लस c। तो देखिए आप ये फॉर्मूला आपका कितना इम्पोर्टेंट है, जो पहला वाला फॉर्मूला था वो कितना इम्पोर्टेंट है। उसकी हेल्प से आप बहुत सारे इंटीग्रलों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने क्या कहा था आपसे, एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है ना, यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है ये कभी क्या नहीं हो सकती, -1 के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, इसीलिए एक जो आपका अलग आपका इंटीग्रल है, 8वां इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन x, क्योंकि यहाँ अगर ऊपर जाएगी तो पावर की जाएगी -1, है ना। और आपको पता है क्या बनता है, अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते तो कुछ ऐसा आता। देखिए अगर हम इसको ऊपर लेके जाता तो क्या आता, x टू दी पावर -1 dx। अब यहाँ पे n कितना आपके पास -1, तो ये क्या होता है सॉल्व होने के बाद, x टू दी पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1। तो ये क्या हो जाता है आपका, x की पावर 0 तो आता, लेकिन नीचे क्या जाता है आपका 0, और ये क्या बन जाएगा आपका इन्फिनिटी नॉट डिफाइन, है ना। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन ऐसे हम कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए n का मान वहाँ पर क्या नहीं होता है आपका, n का मान वहाँ पर -1 आप रख ही नहीं सकते हैं। तो इसका जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, log ऑफ mod x प्लस c। ओके, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log ऑफ mod x प्लस c, वेयर c इज अ इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, ठीक हो गया। अब कुछ स्पेशल टाइप है, जैसे क्वेश्चन आपका 9 है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x,
ये आपका क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो इसका जो आंसर आता है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, e⁻x + c ही होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx क्या होता है, e⁻x + c होता है, जहाँ पर c आपका इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। ठीक है, ठीक हो गया। अगला देखिए फॉर्मूला नंबर 10। ठीक, कैसे करेंगे, फॉर्मूला नंबर 10 क्या है आपका, इंटीग्रेशन e⁻ax। बस यही समझना आपको कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक्चुअली हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x है, जबकि यहाँ पर a भी है। तो हम जब भी कोई इंटीग्रल करेंगे तो ध्यान रखेंगे जो हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल हैं, हम उनको, जो हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन होगी, जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे उन फॉर्मूलों के रूप में जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, ताकि हम उसे उसका इंटीग्रेशन कर सकें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेट a⁻x है ना, जो इसको हम क्या मान लेंगे, सपोज t मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा उससे बताइए, यहाँ पर तो आपका a कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1 × 1, और dt का क्या हो जाएगा, dt/dx। ऐसा क्यों किया होगा हमने, इसलिए किया क्योंकि हम अगर यहाँ पर वेरिएबल को t बना रहे हैं तो dx हमारा क्या होगा, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को भी हमें dt के रूप में चेंज करना होगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ा x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, a × 1 क्या होता है आपका पता ही है, a होता है, और ये हो जाएगा dt/dx। अब आप क्या करिए, यहाँ से dx की वैल्यू को निकाल दीजिए। तो dx की वैल्यू क्या जाएगी बताइए, dt/a। तो dx की वैल्यू क्या आ गई आपकी, dt/a आ गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, देखिए जो आपका इंटीग्रल था वो क्या बन जाएगा, आप इंटीग्रेशन, आपने ax को t माना था, तो e⁻t और dx की वैल्यू आपने मान निकाल दिया dt/a। तो देखिए अब आपके पास इसका आंसर मिल जाएगा। आपको मैंने क्या कहा था, अगर इंटीग्रेशन आपको निकालना पड़ेगा e⁻x dx का, तो क्या आएगा, e⁻x + c। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर इंटीग्रल में कोई कांस्टेंट होता है तो उसे हम बाहर लिख लेते हैं, उसे बाहर लिख सकते हैं 1/a इंटीग्रेशन e⁻t × dt। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, 1/a e⁻t + c। अब हमसे क्वेश्चन x में पूछा गया था, तो हम लास्ट में t की वैल्यू क्या रख देंगे, जो हमने माना था ax रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1/a e⁻ax + c। ठीक हो गया। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, देखिए अगर कभी आपके पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax dx होता है, तो इसको लिख सकते हैं आप 1/a e⁻ax + c। ठीक है, तो अभी शुरुआत है, हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं इंटीग्रेशन में। तो मैं ये, अगर आप इन वीडियो को पूरा देखेंगे, इन इंस्ट्रक्शन को पूरा देखेंगे, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी इंटीग्रेशन में। आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, ध्यान से देखिए। ठीक हो गया। अगला देखिए, जो आपका फॉर्मूला नंबर 11 है, फॉर्मूला क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन ही है, आपके तरीके हैं करने के। ठीक है, ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपको, ये आपके बेसिक हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−x dx, इसका क्या आंसर होगा। अब हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x का क्या होता था फॉर्मूला, अभी लिखा हमने e⁻x + c होता है, लेकिन यहाँ तो e⁻−x आ रहा है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। -x की वैल्यू में क्या लिखना पड़ेगा, हमें t लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। फॉर्मूला हमारे पास ये है e⁻x dx है ना, = e⁻x + c। तो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम -x को t मान लेंगे। अब क्या करना होगा इसको, क्योंकि हमने वेरिएबल को t में कन्वर्ट किया है, तो ऑपरेटर dx को भी हमें dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो इससे क्या मिलेगा बताइए, माइनस एक्स का आंसर कितना आएगा, -1। टी का क्या हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स। जब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, माइनस ऑफ डी टी। तो डी टी क्या मिल जाएगा आपको, माइनस ऑफ डी टी। तो देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपने माइनस एक्स था उसके बदले आपने टी लिख लिया और डी एक्स के बदले आपने क्या लिख लिया, माइनस डी टी। अब ध्यान रखिएगा कि माइनस को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं, ई टू द पावर टी इंटू डी टी। और इसका इंटीग्रल आपने देखा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, माइनस ई टू द पावर टी प्लस सी। अब आपने एक्स टी को क्या माना था, माइनस एक्स, रख दीजिए वहाँ पर। तो ये बन जाएगा आपका माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देयरफॉर, इसको याद रखिएगा, फिर बार बार आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी इसलिए बता दिया क्योंकि अब ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ये कैसे आया इसके बारे में आपको आइडिया हो। तो क्या होता है इसका आंसर, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, अगर हम उसे आराम आराम से समझें, कोशिश करें समझने की, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करें कि कैसे इंटीग्रल हो रहा है, उसमें करना क्या है हमें, तो हम आराम से इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब 12वां इंटीग्रल देखते हैं, जो भी आपका खास इंटीग्रल है। ये सब आपके बेसिक बुनियाद है इंटीग्रल की। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे, ये आपका इंटीग्रेशन के लिए जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये हमारा एलिमेंट्री चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इनके बिना आप इंटीग्रेशन में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन को अगर आपको सही से समझना है तो इन बेसिक चीज़ों को आपको, इनमें आपकी पकड़ होनी आवश्यक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे लेट ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, अब इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग रिथम बोथ साइड्स, लॉग हम दोनों ओर ले लेते हैं, बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा उससे, लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी। जैसा कि आप जानते होंगे, लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, लॉग ए टू द पावर एन। तो लॉग इसको क्या करेगा, पावर को आगे भेज देता है, इसको एन लॉग ए लिख लेंगे। जैसा कि हम ये लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं, लॉग ए टू द पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग ए। तो जब हम यहाँ इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक्स लॉग ए, क्योंकि एक्स आगे आ जाएगा। अब लॉग ए आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इज इक्वल टू लॉग टी। ओके, इसको हम कर लेंगे अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा बताइए, एक्स का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉग ऑफ ए, क्योंकि ये आपको पता ही है एक्स का 1 हो जाएगा और लॉग क्या आपका कांस्टेंट है। और जब हम क्या करते हैं, लॉग का करेंगे तो क्या होता है इसका आंसर आता है 1/t dt अपॉन dx। अब हमें क्या करना है, यहाँ से dx की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो dx की वैल्यू क्या होगी कैलकुलेट होने के बाद, बताइए, करिए, यहाँ पे फिलहाल अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, log a इंटू टी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब मुझे ये डी एक्स की वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा, डी एक्स को यहाँ सेपरेट कर देंगे और डी टी के अपॉन में इन दोनों को रख देंगे, टी ऑफ टी इंटू लॉग ए। अब टी की वैल्यू क्या थी, ए की पावर एक्स, क्या थी टी की वैल्यू, डी टी अपॉन ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। तो ये आपको यहाँ पर रख लेनी है। तो क्या लिखा आपने, ए की पावर एक्स को आपने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, जो डी एक्स की वैल्यू थी वो क्या मिल गई आपको, डी टी अपॉन ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, तो इसकी वजह से अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या रखेंगे,
ये तो आपका क्या है, ए की पावर एक्स को आपने क्या लिया है, ए की पावर एक्स को आपने क्या लिया था, टी लिया था, है ना, टी। और डी टी के बदले आप इसको मत रखिएगा, इसको रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी टी के बदले, डी टी अपॉन टी लॉग ऑफ ए, है ना, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे टी सी टी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन लॉग ऑफ ए। और मैंने ये कहा था आपसे कि जो इंटीग्रल होता है वो कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं। तो लॉग ए कांस्टेंट है तो 1 log ए हमने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और मैं शुरुआत में हमने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स प्लस सी। तो हम लिख लेंगे 1 log ऑफ ए इंटू एक्स प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट। अब आपने एक्स को क्या माना था, ए की पावर एक्स को आपने टी माना था, यानी कि टी के बदले आपको रखना पड़ेगा ए टू दी पावर एक्स लॉग ए प्लस सी। तो देखिए इंटीग्रल कितना खास था आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स क्या होता है, इसको आप ऐसे याद भी रख सकते हैं, लेकिन अब कितना हम याद रखेंगे, तो इसलिए हमें कि यह कैसे आया इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि इसको कैसे आंसर तक पहुंचा जा सकता है। तो जब हम क्योंकि आपको पता ही है मैथ्स में हमें याद तो करना नहीं है, बस हमें समझना है कि इस फॉर्मूले को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन में और बेहतरी हो सके, हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो सके। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन चीज़ों को, इन बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझना होगा, इंटीग्रेशन को अच्छे से समझना होगा, तभी हम इंटीग्रल को बेहतर तरीके से कर पाएंगे और हम अच्छा काम कर पाएंगे।